अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम। दुआ करते हैं कि ये सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। जनाब, आज साल का आखिरी दिन है और हम दुआ करते हैं कि ये साल जितने गमों से गुजरा है उतनी ही खुशियां अगले नए साल में आपको मिलें। तो आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन की सुबह जो है हमने कड़क चाय के साथ करनी है और इसीलिए हमने इंतखाब किया है नेस्ले एवरीडे का, क्योंकि नेस्ले एवरीडे से बनाई जाने वाली चाय का टेक्सचर, टेस्ट और इसके साथ साथ महक जो है वो मुनफरिद होती है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि सुबह उठते ही एक ज़बरदस्त चाय की प्याली जो है उसके हाथ में हो ताकि दिन की शुरुआत बेहतरीन हो सके। और आज हमने भी अपने स्टूडियो से इसी शुरुआत के साथ प्रोग्राम को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो नेस्ले एवरीडे की आज चाय बनाई जाएगी, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनको भी मैं चाय बना के पिलाऊंगा, खुद भी पीऊंगा और अपने दिन की शुरुआत जो है वो बेहतरीन करूंगा। क्योंकि चाय जो है वो आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देती है। आपके स्टमक के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं, सुबह सुबह अगर आप पानी पी लें उससे भी बेहतर होता है। और चाय से ये होता है कि टेस्ट भी आपको साथ में मिल जाता है, उससे टेस्ट बड्स जो होते हैं वो ज़रा मुतमिन हो जाते हैं आपके और खुशी आ जाती है। और जब इंसान खुश होता है तो कोई भी काम करे तो उसे मायूसी नहीं होती। तो दिन की शुरुआत जो है वो बेहतरीन होने के लिए आपके पास चाय बेहतरीन होनी चाहिए और ऊपर से चाय हो नेस्ले एवरीडे की, तो उससे मजीद मज़ेदार हो जाता है दिन। तो जनाब, हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और अब से कुछ देर बाद हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे और पत्ती ऐड करने के बाद सबसे अहम चीज़ नेस्ले एवरीडे ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेस्ले एवरीडे ही नहीं, इसमें एक प्यार और मोहब्बत भी मौजूद है। जब आप इसे चाय बनाते हैं तो उसकी चुस्कियों के साथ आपको बहुत सारा लुत्फ जो है वो मिलता है और चाय से मोहब्बत आपको हो जाती है। एक और ख़ास चीज़ कि इसके चाय से, नेस्ले एवरीडे से जो चाय बनाई जाती है, चाय के अंदर फुटियाँ नहीं बनती। आमतौर पे जो बाज़ार से दूध आप लाते हैं वो जब आप चाय के अंदर डालते हैं तो उससे फुटियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये फुटियाँ जो है हमने नहीं बनने देनी, उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा नेस्ले एवरीडे का। तो जनाब, हमारा पानी बॉयल हो चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी पत्ती, ताकि हमारा कहवा जो है वो तैयार हो जाए। क्योंकि चाय बनाने के लिए कहवा पहले हम बनाते हैं और कहवा जब तैयार हो जाएगा उसमें फिर अब हम ऐड करेंगे नेस्ले एवरीडे। तो नेस्ले एवरीडे के ऐड होते ही एक ज़बरदस्त सी चाय है जो कि बन जाएगी। और अभी हम इसे 20 सेकंड के लिए बॉयल पे रहने देंगे, क्योंकि पत्ती जो हमने डाली है उसका रंग अच्छे से चढ़ जाए पानी के अंदर, जो बॉयल हो रहा है वो रंग जो है वो उतर जाए। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर दूध को और कहवा तैयार है। और कहवा तैयार होने के बाद हम ऐड करेंगे जनाब इसमें दूध। इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच ऐड करेंगे दूध के और उससे क्या होगा, एक बेहतरीन सी चाय जो है वो बन जाएगी। तो जनाब, हमारी चाय तकरीबन रेडी है और इसमें थोड़ा सा बॉयल जो है वो आ जाए और जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसको हम पोर करेंगे कप्स के अंदर। और कप्स के अंदर पोर करने के बाद आज हमारे बड़े ही प्यारे रिपोर्टर, दो ऐसे रिपोर्टर जिन्होंने 2020 में बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी कि 2020 के अंदर कोविड के आते ही जो महकमा हेल्थ है वो जहां मुतहरक हुआ तो इंतज़ामिया भी काफ़ी मुतहरक थी। तो आज हमारे साथ महकमा हेल्थ और इंतज़ामिया के बीट रिपोर्टर जो हैं वो मौजूद होंगे। तो उनके साथ हम 2020 का जो आखिरी साल है वो किस तरह से गुजरा, क्या क्या सूरत हाल रही, इंतज़ामिया ने किस तरह से काम किया, इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले उनकी चाय तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो मैं चाय जो है वो कप्स के अंदर पोर कर रहा हूँ ताकि उनकी मेहमान नवाजी की जा सके। तो अज़ादार जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ महकमा हेल्थ के बीट रिपोर्टर अज़ादार मौजूद होंगे और उनके साथ साथ रमज़ान मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन दोनों से गुफ्तगू करेंगे। मैं चाय जो है उनको पहले सर्व कर दूं। तो आज साल का जनाब आखिरी दिन है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दानश्वर, बहुत सारे शायर, बहुत सारे अदीब, उनका ये कहना था कि साल का आखिरी दिन जो है वो गुजार ले, नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आएगा। तो जनाब, ये रही आपकी चाय। और अज़ादार साहब, आपके लिए भी जनाब ये मैंने अपने हाथों से बनाई है आज चाय, आपने पी के बतानी जरूर है कैसी बनी। और मिर्जा साहब की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि वो शायद समझ रहे हैं कि चाय अच्छी नहीं बनी होगी, लेकिन मिर्जा साहब आप पिएगा और जरूर बताइएगा, क्योंकि चाय अब मैं बनाना सीख गया हूं और अच्छी चाय बना लेता हूं। आपके लिए तो आ गई चाय, अब मैं अपने लिए भी पोर कर लूं ताकि आपके साथ साथ
मैं भी नेस्ले एवरीडे को एंजॉय कर सकूं। जनाब, चाय तो हमारी तैयार है, लेकिन हम अगले अगले दिन के लिए, अगले साल के लिए कितना तैयार हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि साल 2020 इंतहाई बुरा साल रहा पूरी दुनिया के लिए। बहुत सारे लोग नौकरियों से जाते रहे, बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए। कोविड ने पूरी दुनिया को इस तरह से हिला के रख दिया कि बहुत सारे लोग इससे परेशान हुए। महकमा हेल्थ की अगर बात करें, कोविड के दिनों में क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, जिस तरह से डॉक्टरों ने पेशेंट्स को संभाला, सिम्टमेटिकली उनको ट्रीट किया, और इसके साथ साथ वो डॉक्टर्स जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने घर वालों की जान की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल्स में जाके कोविड के पेशेंट्स को डील करते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स जान की बाजी भी हार गए। उनको पता था कि अगर वो अंदर जाएंगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बावजूद एक जंग थी जो कि उन्होंने कोविड ने छेड़ी, और उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया हमारे डॉक्टर्स ने। इंतजामिया भी इस हवाले से किसी से पीछे नहीं थी, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे लोग कोविड की वबा फैलने के बाद पाकिस्तान आए तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, किस तरह से उनके इंतजामात पूरे किए गए। फिर बहुत सारे ऑफिसर्स, जिनके अंदर डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली, एसी सिटी अयूब बुखारी, एसी सदर उमर मकबूल, और सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान, और महकमा हेल्थ के तो मैं किसी एक का नहीं नाम लूंगा, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो कोविड के हवाले से मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स में जाके उन्होंने बहुत सारी अहम खिदमात है जो कि सर अंजाम दी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं आज़ादार की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत रही 2020 की ओवरऑल। सेकेंड वेव भी अब क्योंकि आई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज़ादार, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल साल रहा, बहुत भारी साल रहा हमारे शहर के लिए, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया हनान साहब आपका। आपने जो हमें सबसे पहले आज चाय पिलाई है, उसकी ये पता और नहीं चाय आपने शादी के कब बाद, का शादी के बाद, शादी के बाद पता आपके नहीं, साथ मैच हो रहा है। शादी के बाद पता नहीं आपने अपने मिसेस से सीखी है चाय बनाना या पहले सीखी बस थी? देख ले, मैं तो अभी अभी सीखी है। मुझे तो नेस्ले एवरीडे ने सिखाया कि चाय कैसे बनाते हैं। अच्छा, वरना मुझे इस तरह के काम कहाँ से होते हैं। कोरोना की रिपोर्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले मेरे पास महकमा सेहत की जानिब से मौसूल हुई हैं। अभी 24 घंटे के दौरान 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई मजीद है, मजीद 24 घंटे के दौरान, और 7100 तादाद हो चुकी है रवां साल जो अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मौसूल हुई है। और इसके साथ साथ 24 घंटे के दौरान एक मरीज़ कोरोना वायरस से जाँ भाग भी हुआ है, जिसके बाद फैसलाबाद में जो तादाद है वो तकरीबन 320 के करीब पहुँच चुकी है, जिसमें न सिर्फ फैसलाबाद शहर के मरीज़ शामिल हैं, शहरी शामिल हैं, बल्कि जो दीगर इज़ा जिसमें झांग चीनी और टोबा है, वहाँ से शहरी इलाज के लिए फैसलाबाद के अस्पतालों में पहुँचे थे, और यहाँ पे वो कोरोना वायरस के बायस से जाँ भाग हुए। कोरोना वायरस ने जो निज़ाम था फैसलाबाद का वो बुरी तरह मुतासर किया, न सिर्फ फैसलाबाद को पूरे पाकिस्तान में हुआ है। फैसलाबाद के हवाले से इस तरह के कुछ मनसूबे फैसलाबाद में मुकम्मल होने थे 2020 में, मगर तामीराती काम ना होने के बायस वो मनसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। फैसलाबाद में दो शोबे हैं हेल्थ के, एक टीचिंग और एक प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी के अगर इलाज गाहों की से बात की जाए तो फैसलाबाद ज़िले में 310 इलाज गाहें हैं, और 5 टीचिंग हॉस्पिटल जो फैसलाबाद डिवीज़न के शहरी हैं उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम कर रहे हैं। इस तरह 315 के करीब इलाज गाहें फैसलाबाद ज़िला में बनती हैं। 310 जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मातहत इलाज गाहें हैं, इनमें 18 मनसूबे थे। अच्छा, ये वो मनसूबे हैं जो कि 2012 को शुरू हुए, और कोई 2014 को शुरू हुए, कोई 2016 को शुरू हुआ, और इन मनसूबों ने 2 साल में जो था वो मुकम्मल होना था, और मनसूबे ताख़ीर का शिकार हुए। जो इनकी लागत जो उनकी कॉस्ट थी उसमें भी इजाफा हुआ, क्योंकि जिस तरह महंगाई की शिद्दत में जो है इजाफा देखने में नज़र आया, इस तरह मनसूबे भी ताख़ीर का शिकार होते रहे, और फंड जो थे वो मज़ीद जो ठेकेदार थे उनकी जानिब से रिक्वायरमेंट वगैरह की जाती थी कि मज़ीद फंड जो है इसके लिए चाहिए होगा। फैसलाबाद में इस वक्त मेजर सूरत हाल महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के वाले से बात की जाए तो 2020 में सबसे ज़्यादा जो खुशाइंद अमल डिस्कोट का से बात करूँगा। डिस्कोट में जो हमारा RAC था, इसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया गया, और सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर, मैं समझता हूँ पूरे पंजाब का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर जो कि 60 बेड पे मुश्तमिल होगा, वो भी डिस्कोट में बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए अलाइड अस्पताल में तो 1 से 2 बेड का ट्रामा सेंटर होगा, DHQ में 1 बेड का ट्रामा सेंटर होगा, तो ये 60 बेड का ट्रामा सेंटर होगा, जिसका जो था ऐलान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साल 2020 में किया। अच्छा, अब
जो मनसूबे मैं पहले जिक्र कर रहा था 2012 में शुरू हुए, 14 में, 16 में, 18 में, उन्हें 2 साल में मुकम्मल होना था, मगर वो मुकम्मल नहीं हो सके। इनमें हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समनाबाद शामिल है, जो कि 2012 को शुरू हुआ, फिर कहा गया 14 को मुकम्मल होगा, फिर कहा गया 16 को, फिर कहा गया 18 को, फिर कहा गया 20 को, मगर अभी तक इसकी बिल्डिंग जो है वो हैंड ओवर नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि इस साल जो थोड़ा बहुत काम होना था वो कोरोना वायरस के बाइस वो काम नहीं हो सका। इसी तरह हमारा सीपशीट कुल्टी शामिल है, चक झुमरा शामिल है, तांदला शामिल है और समुद्री तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल है। ये वो मनसूबे हैं जो कि अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। इनके अस्पतालों में तोसी शामिल है, जिसमें 160 बेड से लेकर 150 बेड तक भी शामिल है और 60 बेड से लेकर 250 तक के बेड भी शामिल है। जैसे हमारा जनरल अस्पताल समनाबाद है, इसे 60 बेड से लेकर 250 बेड तक तोसी दी जा रही है। बिल्डिंग जो है वो आखिरी मराहल में है। समुद्र की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है और जो तांदले की बिल्डिंग का ये कहा जा रहा था, समुद्री की बिल्डिंग का ये कहा जा रहा था कि 2019 के अक्टूबर नवंबर में हैंडओवर कर दी जाएगी, मगर वो 1-2 महीना काम तखीर का शिकार हुआ और आगे कोरोना आ गया तो काम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। तो ये वो मनसूबे जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के कोरोना वायरस के बाई से जिन्होंने मुकम्मल होना था वो मुकम्मल नहीं हो सके। इसके साथ साथ फैसलाबाद, अगर टीचिंग के वाले से बात की जाए तो फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में लॉन्ग स्टे वार्ड बनाया जा रहा है मुखिर हजरात के तावन से। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत इसके ऊपर आनी थी और इसने भी 6 माह में इस मनसूबे ने मुकम्मल होना था, मगर कोरोना वायरस की वबाई तो इसका काम भी जो था वो मुतासर हुआ। फैसलाबाद में जर्मन हुकूमत के तावन से एक ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 5000 अफराद को खून के अतियात दिए जा सकेंगे। उनके पास वो एक स्टॉक इस लेवल का होगा ब्लड बैंक में, इतना जदीद तरीन होगा वो कि 5000 अफराद जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, मगर उसका निज़ाम भी जो था वो मुतासर रहा। क्यों? कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के साथ साथ फैसलाबाद में जहाँ डॉक्टर मुतासर हुए हैं, नर्सें मुतासर हुई हैं और पैरामेडिक स्टाफ का बहुत ज़्यादा अमला जो था वो मुतासर हुआ है। साल 2020 में हमारा जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद मुकम्मल तौर पे 3 माह के लिए बंद रहा और जो इलाका मकीन थे, अगर किसी को कोई इलाज की गर्ज से जाना भी पड़ा तो वो अलाइड DHQ या फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ का रुख करते रहे, क्योंकि हमारा जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद 3 माह के लिए बंद रहा। तो मुकम्मल एक जो निज़ाम था जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का वो ठप होकर रह गया। वहाँ पे सिर्फ कोरोना के जो मरीज़ थे उनका इलाज किया जाता रहा। ये वो मुश्किलात थी जो कि हमने साल 2020 में देखी। कई मुश्किलात तो अफराद बहुत ही अज़ादार। इन मुश्किलात के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे आप? 2020 का साल जो है वो इंतज़ामिया के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा। क्या क्या जो उन्होंने सरअंजाम दी सरगर्मियाँ, उन हवाले से भी बताएं और कौन कौन सी मुश्किलात का उनको सामना करना है इस हवाले से भी बताएं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हमारी हिफाजत करते हुए भी इंतज़ामिया के कोरोना वायरस का शिकार हुए, उन्होंने इस जंग का सामना कैसे किया? हनन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस खूबसूरत चाय के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखा, मैंने कहा था ना मैं अच्छी बना लेता हूँ। और मैं शहरियों से ये अपील भी करता हूँ कि आने वाले इस साल के हवाले से दुआ कीजिए कि वो अल्लाह ताला बेहतर करे। क्योंकि 2020 जो था वो खासा मुश्किल था। जनवरी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया था, लेकिन जो ही मार्च का महीना आया तो फैसलाबाद पे और पाकिस्तान पे ये बड़ा भारी था। मुझे याद है कि 15 मार्च के करीब के अयाम थे कि जब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि ईरान से और ताफ्तान के बॉर्डर से आने वाले ज़ायरीन को फैसलाबाद में ठहराया जाएगा और उस हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी में उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये भी फैसलाबादियों के लिए एक मुश्किल वक्त इसलिए भी था कि ऐसा शहर जो पहले से महफूज है कोरोना से किसी हद तक, और उससे पहले चंद मरीज जो थे उनकी निशानदेही हो चुकी थी, तो ज़ायरीन को शहर के अंदर लाकर बसाना जो था एक बड़ा मसला था। मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर थे फैसलाबाद से, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई कि इसके लिए बेहतर और मुनज़्ज़म इंतजाम किए जाएँ। इस मामले को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने 19 मार्च को पेंसरा के करीब एक गवर्नमेंट कॉलेज की जगह ली और उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी शुरू करवा दी गई। लेकिन जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये कोई 200-400 अफराद नहीं होंगे, इनकी तादाद जो है वो 5000 तक चली जाएगी, तो इसके लिए हमें वसीओ अरीज़ जगह चाहिए होगी। इस सूरत हाल को देखते हुए 21 मार्च को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़रई यूनिवर्सिटी के जो पार्स सेंटर है, जो कि हॉस्टल है, उसका फैसला किया गया और वहाँ पर ज़ायरीन को ठहराने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। हुकूमत की जानिब से जब 23 मार्च को यह फैसला कर लिया गया कि अब लॉकडाउन होगा,
तमाम तर सरकारी निजी तकरीबात मनसूख हुई, जिंदगी जो थी वो मफलूज होकर रह गई। वो पहला दिन था कि ज़ायरीन को फैसलाबाद लाया गया, चिरागाबाद इंटरचेंज से इन्हें उतारा गया ताकि वो फैसलाबाद शहर में दाखिल ना हो। झंग रोड से लाते हुए उन्हें वहां पर ठहरा दिया गया। हमने वहां पर देखा कि उनको लाने के लिए और उनको रखने के लिए इंतजामिया के पास ना तो पैसे थे, ना हुकूमत की जानिब से कुछ लिया गया, मासवाए पीडीएम की जानिब से चंद टेंट्स दे दिए गए और वो बाहर सिविल डिफेंस की जानिब से लगा दिए गए। ज़िला इंतजामिया के पास यहां तक कि जो गाड़ियां भी लाई जा रही थीं वो भी ज़िला इंतजामिया की नहीं थी, वो भी कहीं से मांगी गई थी और उनके जरिए देखा गया। मजमूई तौर पर शहर में एक हैजानी कैफियत नजर आ रही थी उस दिन हमें 23 मार्च को कि अब ज़ायरीन के साथ क्या होगा, उनके लिए इंतजामात कैसे हैं। ये सारा कुछ जो था वो नजर तो आ रहा था लेकिन बेहतर नजर नहीं आ रहा था कि क्या इंतजामात बेहतर होंगे, वहां पे आने जाने वाले अफराद के लिए किस तरह के इंतजामात होंगे, वहां पर सिक्योरिटी लेयर्स कैसी होंगी। इंतजामिया, पुलिस और इसके साथ साथ दीगर इदारों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिस तरह पहली वेव में बेहतर अंदाज में किया, दूसरी वेव में भी बेहतर अंदाज में करने के लिए तैयार हैं। हर रोज एक फ्लाइट आ रही थी जिसमें 150-200 अफराद आ रहे थे और उनको उसी ही क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया जा रहा था। क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद अफराद के लिए इंतजामात नाकाफी इसलिए भी थे कि रमज़ान मुबारक के दिन आ चुके थे और वहाँ पे अफराद ने रोज़े भी रखने थे, गर्मी का मौसम था, पंखे नहीं थे। बहुत सारे वो अफराद जो हमारे अरब ममालिक से आए थे वो एसीज में, एयर कंडीशनर्स में रहने के आदी थे, यहाँ पर पंखे सिर्फ मुयसर थे। वक्त पर इतने अफराद को नाश्ता पहुँचाना, वक्त पर इतने अफराद के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम करना, पानी की फराहमी और वहाँ पर जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर आम अफराद जाते नहीं हैं वहाँ पर इंतज़ामात को बेहतर रखना, मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया ही के बस की बात थी और ये अल्लाह ताला का खसूसी इनाम था कि अफराद ने फ्रंट फुट पे आके खेला। जिसमें मैं फैसलाबाद से असिस्टेंट कमिश्नर्स जो सैयद अयूब बुखारी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव भी हुआ और उमर मकबूल जिसके नाम से शायद मैं समझता हूँ फैसलाबाद में कोई ही ऐसा फर्द होगा जो वाकिफ नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जो इस टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे, उस वक्त 2 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स भी मौजूद थी। लेकिन चूंकि फीमेल्स के लिए ये खासा मुश्किल काम होता है कि आपने अपनी फैमिली को भी संभालना है, मरीजों को भी जाके देखना है, तो वो खासा मुश्किल वक्त था। मैंने ये भी देखा कि वहां पर कई एक बार एहतजाज भी हुए, हमने उस एहतजाज को कवर भी किया। ज़ायरीन को जो मुश्किलात थी उनका भी हमने ना सिर्फ बर वक्त इन्फॉर्म किया बल्कि बताया ज़िला इंतजामिया को कि उनकी कहाँ कहाँ नाकस पॉलिसी जो है वो खुल के सामने आ रही है। वहाँ पर ऐसा भी हुआ कि बिजली मुनक़ता हुई और कोई इलेक्ट्रिशियन अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल मसाइल का भी सामना रहा और बहुत कुछ मसाइल रहा। दिखा के हमने उनको बर वक्त हल भी करवाया। अज़ादार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर, क्या कहेंगे, आपकी फील्ड से कौन कौन से अहम लोग थे जो कि इस साल हमसे बिछड़ गए? फैसलाबाद में कई डॉक्टर्स जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों से वाबस्ता थे वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए और कई अफराद दौरान इलाज जो था वो इस दुनिया से रुखसत हुए। इसमें पैरामेडिक स्टाफ का अमला भी शामिल है, नर्सेज भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं। नाम लूँगा तो एक एक बड़ी वो लिस्ट है, लिस्ट तवील लिस्ट जो है। है हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मेडिकल के शोबे में जो हमारे पीएमसी के स्टूडेंट्स हैं इनके में बहुत बड़ी तादाद देखने में नज़र आई है। बल्कि फैसलाबाद अलाइड के जो नर्सिंग हॉस्टल है और पीएमसी का जो बॉयज़ हॉस्टल है इसे रेड जोन भी इंतजामिया की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से करार दे दिया गया था और हमने आपके प्रोग्राम में इसे जब बिल्कुल हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेड क्वार्टर बैठे हुए थे तो उनका ये कहना था कि रोजाना की बुनियाद पे केसेस जो स्टूडेंट्स थे वो देखने में नज़र आ रहे थे कोरोना के वबा के दौरान। मुझे एक अंदाजे के दोस्त ने मुताबिक कितने लोग थे जिनकी इस साल डेथ हुई इस कोविड की वजह से, या इससे हट के अगर देखा जाए बड़ी शख्सियात जो कि डॉक्टरी लाइन के अंदर आप देखते हैं? तकरीबन 30 के करीब हम कह सकते हैं, जिसमें छोटे मुलाजमीन से लेकर बड़े मुलाजमीन तक, यानी कि डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेकर दर्जा चारम तक के मुलाजमीन शामिल हैं जो कि बिल्कुल। कोरोना वायरस और से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत में आला मुकाम दे। बहुत सारे डॉक्टर जो कि कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। रमज़ान मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान, आप बताइएगा, आपकी फील्ड से कौन से ऐसे बड़े ऑफिसर्स थे जो कि कोविड की जंग लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी हारे, या वैसे किसी तिबी मौत की वजह से हमसे इस साल दूर चले गए? इसमें कोई भी बड़ी शख्सियत ऐसी दिलचस्प बात है और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात।
मैंने देखा कि उमर मकबूल जो थे वो ज़ायरीन में खुद चले जाते थे और इवन के सिटी 41 की टीम मेरे साथ खुद वहां पर मौजूद होती थी। और मुझे बताऊं मेरी टीम की जानिब से क्या कहा जाता था, मैं दफ्तर जाके बताऊंगा कि हम आज पारस क्वारंटीन सेंटर गए थे। और ये बात अगर डोगर साहब को पता चलती तो आप 14 दिन के लिए बैन थे, मैं क्वारंटीन भी होता और यकीनन ये मेरी अहमकाना एक्टिविटी भी आप कह सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये थी कि हम वो लोग थे जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके शहरियों को आगाह करना था। हमने ना सिर्फ ज़ायरीन की जो सैंपलिंग थी वो लाइव दिखाई, हमने हॉस्टल्स के अंदर तक गए, हम ज़ायरीन तक गए, ज़ायरीन से बात भी की। और आपको पता है कि जो हमारे उस्मान हैदर हैं वो भी ज़ायरीन तक गए, उनको भी क्वारंटीन किया गया चंद रोज़ के लिए, हमारे दीगर रिपोर्टर्स भी रहे। लेकिन एक अच्छी बात जो मैंने देखी, और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी पूछा ऑफ द रिकॉर्ड मोहम्मद अली साहब से कि सर अगर आपकी एंटीबॉडीज बन भी गई हैं तो हमें बता दें, लेकिन उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं हुआ, उमर मकबूल साहब को नहीं हुआ, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब को नहीं हुआ। ये वो लोग बुखारी को बुखार था, अयूब बुखारी साहब को पॉजिटिव हुआ है। इसके साथ साथ जैनुल वो जो थे जैनुल आबिदीन उनका पॉजिटिव हुआ, उसामा शारून उनकी उसामा शारून का हुआ, और जो फैसल सुल्तान हैं समुंदरी से जो कि एसी साहिवाल लग गए हैं उनका पॉजिटिव हुआ। और इसके साथ साथ दीगर अफराद भी थे, बहुत सारे लोग थे जिनका पॉजिटिव हुआ। और मैं डॉक्टर बिलाल अहमद का अगर हम नाम भूल जाएं तो ये भी ज्यादती होगी। डॉक्टर बिलाल अहमद, मैंने देखा कि वो मास्क लगा के फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, ज़ायरीन में जा रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं अपने, क्योंकि वो अगर मैं समझता हूं क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर नहीं जाते तो शायद किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती। सिविल डिफेंस का वो अमला जो कि दूसरी लेयर में था, पहली लेयर में पंजाब पुलिस थी, तो ये भी लोग जो है वो बिल्कुल, और इनको भी खराजे तहसीन पेश करना लाजमी तौर पे बनता है। लेकिन डॉक्टर बिलाल जो है वो हमारे फ्रंट फुट के कमांडो थे और उन्होंने जिस तरह से इंतजामात संभाले, जिस तरह से मामलात को देखा, उनके लिए तो जनाब मैं यही कहूंगा, जनाब 2020 में जिस तरह से आपने काम किया हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सल्यूट है आपको। आपने बड़े अहसन अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां जो है निभाई, तो बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका आज के शो में आने के लिए। रमजान मिर्जा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब अगर बात की जाए सहाफ़ियों की तो उन्होंने भी 2020 के अंदर बहुत सी अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई हैं, और ख़ास तौर पे कोविड के डेज़ के अंदर जिस तरह से वो बाहर निकलते थे, लेकिन तमाम तर SOPs को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जानिब से तमाम तर सरगर्मियाँ दिखाई गई कि इंतज़ामिया किस तरह से काम कर रही है, कोविड के केसेस कितने हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं, पहला केस कब फैसलाबाद के अंदर आया, कौन सा शख्स था जो कि पॉजिटिव था, और कितनी अमवात हुई, ये तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं बड़े अहसन अंदाज में उन्होंने टीवी के ऊपर आपको दिखाई। लेकिन इसके पीछे एक मुकम्मल टीम वर्क था। उन्होंने भी इंतज़ामिया और डॉक्टर्स की तरह अपनी जान जोखिम में डाल के आपको तमाम तर हक़ाइक़ जो है उससे आगाह किया। तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र डोगर साहब ने, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ शराज भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे कांग्रेस की बीट करते हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन भी हमारी करते हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं हमारे। आपको भी शराज वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पॉलिटिक्स की बीट करते हैं और मुस्लिम लीग नून की जो तमाम तर सरगर्मियाँ उसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र होती है इनकी भी। तो आपको भी वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान। सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़फ़र डोगर साहब की तरफ मैं जाऊँ। सर क्या कहेंगे, आपने भी इस जंग का सामना किया और बड़े अहसन अंदाज में आपने ये फाइट की, आपको भी कोविड वायरस हुआ, इतने आपने सख्ती की ऑफिस से लेके अपने रूम तक, और किसी को बगैर मास्क के, हैंड सैनिटाइज किए बगैर पास तो आना दूर, अपने ऑफिस में भी एंटर होने से आपने मना किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आपको कोविड का सामना करना पड़ा और आपने उससे जंग लड़ी भी और वो जंग जीते भी आप। और इसके साथ साथ अगर तमाम तर सहाफ़ियों की जिम्मेदारियों के हवाले से बात की जाए 2020 की, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया हनान बुखारी साहब। इस मौजू पर बोलने से पहले मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि एक तो हमारे नए सदर आ चुके हैं जी तनवीर साहब। जी जी सर। अब प्रेस क्लब की जिम्मेदारियां वो संभालेंगे। ठीक है सर। हमारे ही ग्रुप के हैं, हमारे नामजद करदा, बहुत नफीस इंसान। और एक और बात, आपका बहुत शुक्रिया, आप हर प्रोग्राम में जब भी बात होती है मुझे अपना उस्ताद कहते हैं सर। हालांकि आप खुद उस्ताद हैं। नहीं सर, बहुत बड़े उस्ताद हैं सर। नहीं सर, आप उस्ताद हैं, इतना कुछ, आप एक यूनिवर्सिटी हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब कोविड की बात, हाँ मुझे जून में हुआ था, पूरा 1 महीना लगा नेगेटिव होने में।
और तमाम तर एहतियात के बावजूद हो गया, जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो की थी, लेकिन हो गया कोरोना। लेकिन अल्लाह का शुक्र फिर नेगेटिव हो गया। बहुत सख्त किस्म की और बड़ी मोहलक किस्म की बीमारी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक पाकिस्तान में इसके उस तरह तबाह असरात नहीं आए सामने जिस तरह बाज़ दूसरे ममालिक में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एहतियात नहीं करनी चाहिए। अब जो सेकंड वेव है ये ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की आई, और जो कोविड की एक नई किस्म आई है वो भी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसलिए हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और तमाम SOPs जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इस वक्त तो एक पूरा सोशल डिस्टेंस मौजूद है हमारा, अदरवाइज़ हम जब भी कहीं जाते आते हैं तो वो फॉलो करते हैं। हमारे ऑफिस ने, हमारे चैनल ने, आपने, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, पूरी टीम ने, सब ने मिलकर इस कोविड के बहरान में जो कि अभी जारी है, फर्स्ट वेव में जितनी शानदार कारकर्दगी दिखाई और जिस तरह लोगों का खौफ भी ख़त्म किया, क्योंकि बीमारी में जब आप खौफ का शिकार हो जाएं तो वो बीमारी और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि असाबी एक जंग होती है। इस बीमारी में भी मैं कहूँगा कि असाब मजबूत रखने चाहिए। मजबूत असाब वाला बंदा जल्दी मार नहीं खाता। अगर आप साइकोलॉजिकली मर गए ना तो फिर गए। ये सबसे अहम फैक्टर है, सबसे अहम बात। देखिए वो कहते हैं कि जब हो गया ना तो हो गया, फिर ठीक है, फिर लिफ्ट ना कराएं इसे। अपनी मसरूफियत, अपनी वो पूरी लाइफ इस तरह से गुजारें कि है ही नहीं जैसे, क्योंकि अगर आप इसको तारीख कर लेंगे फिर आपको खा जाएगा। अगर आप, हमने भी ऐसे किया कि मैंने पूरा 1 महीना कोविड के बारे में कोई खबर नहीं पड़ी ना, कि ये क्या करता है, कैसे नुकसान है। एक खबर पड़ी थी, सुनी थी चैनल पे, तो उसका खौफ था कि इतने दिनों के बाद ये हो जाता है। फिर मैं, जब वो दिन गुजर गए, फिर मैंने, अच्छा इसके सिवा वो पहले सुनी हुई थी खबर। अच्छा सर, उसका एक खौफ मैं ये बता रहा हूँ कि नफ्सियाती असरात क्या होते हैं उस एक खबर का, कि 9वें दिन ये कर देता है, फिर 10वें दिन ये शक्ल इख्तियार करता है, फिर दिमाग को, अच्छा उन्हीं दिनों में इतना तेज बुखार मेरे दिमाग को था कि मुझे वो लगा कि शायद ये वो स्टेज है जिसमें, लेकिन मेरा अपना स्टाइल, हम दरवेशी लाइन के बंदे हैं, तो अल्लाह से बंदा लौ लगा के रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है, अगर मेरा पक्का ईमान है, बिलीफ है कि पूरी दुनिया मिलकर आपका फायदा नहीं कर सकती अगर अल्लाह न चाहे। बेशक सर, इस हवाले से दुनिया नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे, तो अल्लाह से लौ लगा के रखनी चाहिए। बेशक सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, किचन में, और देखते हैं कि आज हमारे शेफ यू के क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या तैयार कर रहे हैं आज? ये गरम गरम गोले जो है वो आप तैयार कर रखे हैं, और कुछ रेसिपी भी डिफरेंट नजर आ रही है। आज बीफ कोफ्ते बनेंगे सर। बीफ कोफ्ते जनाब तैयार किए जाएंगे, तो ऑडियंस को जल्दी से बताएं कि इसकी रेसिपी क्या होगी और किस तरह से तैयार किया जाएगा। ये बीफ का कीमा है सर, ठीक है, और ग्रीन चिली हम इसमें ऐड करेंगे ज्यादा, ठीक है। ग्रीन चिली ज्यादा फ्लेवर देती है। बाकी हल्का टच होगा धनिया का, जीरा, गरम मसाला, क्रश चिली और गार्लिक है जो हमने लास्ट पे लगाना ताकि उसका हल्का हल्का ना, मतलब ऑयल को सोते करके उसके अंदर नहीं सर, हम ऑयल में फ्राई करेंगे, गोल्डन कुकिंग फ्राई करेंगे जी, गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई किया जाए, फ्राई करेंगे जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे कुदरती अज्जा के अफसाने से और कुदरती अज्जा और हफ्जाने सेहत के असूलों के अहम मुताबिक इसे तैयार किया जाता है। विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, और विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे, तो बाजार में जाते ही सबसे पहला इंतखाब आपका होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल का और गोल्डन घी का, ताकि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाया जा सके। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें और रेसिपी जल्द से जल्द बताएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके। ये हाफ के जी सर कीमा है इसका। इसमें हाफ टी स्पून जीरा का डालेंगे, हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून क्रश चिल्ली, हाफ टी स्पून गरम मसाला होगा। इसको मिक्स करके हाँ जी, इसके बाद हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। ठीक है,
ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, आयल चिपका रहे में, आयल में जाए और इसमें खुले ना, जेरा जेरा ना हो जाए, इसको ना अपनी तरफ कर रखे। उसके बाद 1 टीस्पून लगाएंगे कॉर्नफ्लोर का, उसको अच्छी तरह प्रेस करके उसके बाद हम थोड़ी देर इसको सीलिंग करने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसको गोले बना के जो गोले है जितने हिसाब वो से फ्राई रखेंगे करेंगे। आपने, तो मैं आप चाहता हूं आप जल्द अज जल्द जो है इसे फ्राई करें, क्योंकि आज के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनकी तरफ चलता हूं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करता हूं। हमारे साथ शहराज भट्ट भी मौजूद हैं, क्योंकि अगर बात की जाए हमारी इंडस्ट्री की, फैसलाबाद को इंडस्ट्री के मैशियत का जो है वो हब समझा जाता था, जहां पे कोविड की स्टार्टिंग पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा इनको, लेकिन अभी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर काफी बूम है। लेकिन छोटे ताजरों का अभी भी बहुत सारे उनका कहना है कि मसाइल हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हल नहीं किया जा रहा। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शराज, क्या कहेंगे, 2020 का साल इंडस्ट्री के लिए कैसा साल रहा? क्या प्रॉफिट पहले से ज्यादा था या डेफिसिट में चला गया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हनान। इंडस्ट्री के लिए ये साल जो है बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे और बहुत सारी मुश्किलात थी। ज़ाहिर बात है हुकूमत नहीं थी, चैलेंजेस नए थे और हुकूमत के लिए भी इक़्तिदार नया नया था और कुछ पॉलिसीज़ मेकिंग करना, काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा है। ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन से मेरी मुलाकात हुई है उनके नुमाइंदगान से, और उनका ये कहना था कि साल के अख्ताम पर हम किसी हद तक मुतमईन हैं, लेकिन जिस तरीके से ये साल शुरू हुआ, सबसे पहले तो बिजली का मसला था, क्योंकि बिजली और गैस जो है वो मेन रॉ मटेरियल है और अगर ये सस्ते नहीं होंगे तो फिर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप रीजन के अंदर कंपैटिबल है, आप पीछे रह जाएंगे। और इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। अब हुकूमत ने कुछ इख्तिताम पर जाके बिजली की कीमतें कम की हैं, वो भी शर्तिया कम की हैं, कंडीशनल कम की हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, हम आपको सस्ती बिजली देंगे। यानी उसकी शर्त यह है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाएं? जब लोड शेडिंग होगी, शटडाउन होंगे, 7-7 घंटे के लिए लाइट बंद रहेगी, तो फिर यूनिट्स किस तरीके से चलेंगे? तो ये भी एक मुश्किल है जो अभी तक हल नहीं हो सकी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको बिला तातुल बिजली की फराहमी चाहिए। ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा थे शराज, गुज़श्ता साल की निस्बत एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो। मैशियत मजबूत हुई है या कमजोर हुई है गुज़श्ता साल की निस्बत? ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 5.4% जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें 2.5% इजाफा हुआ है। तो बहरहाल इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा हदफ जो है वो 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करना है और हम जो इस वक्त वो 9 अरब डॉलर पे खड़े हैं। तो हमारी पॉसिबल 2025 तक का हदफ हुकूमत ने दिया है कि 2025 तक जो है वो हमने 25 अरब डॉलर तक जो है वो एक्सपोर्ट लेके जानी है। अब लेट्स सी कि इस हदफ को पूरा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से रिफंड्स मिले लोगों के, जो सनतकारों के, एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स, DLTL क्लेम्स जो उनको वापस मिलना शुरू हुए, इस सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया। पहले एजेंट होता था, वो आपका क्लेम करता था, फिर वो स्टेट बैंक जाती थी फाइल, अब वो फाइल सिस्टम खत्म करके उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया। डायरेक्ट आप कंप्यूटर के थ्रू अप्लाई करते हैं, स्टेट बैंक आपके रिफंड जो आपको वापस लौटा देते हैं। उसके बाद बिजली के प्राइसेस कम किए। इंडस्ट्री के लिए मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, इंडस्ट्री के लिए गैस जो है वो बिला तातुल उसकी फराहमी जारी है। गैस अब मिल रही है, महंगी है अलग बात है, लेकिन मिल रही है, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए की गई हैं और जिसकी वजह से, और फेडमिक जो आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। अब फेडमिक और लामकबल इंडस्ट्रियल सिटी जो है, इसमें इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, यूनिट्स नहीं लगेंगे, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी आएगी। तो 2021 जो है इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी जो अपने मुल्क के अंदर लेके आना है। सो वी विल बी एबल टू compete in the region। अभी हम लोग compete नहीं कर सकते हैं बिकॉज स्टिल वी आर वेरी एक्सपेंसिव। हमारे यहाँ पर जो एक आपको एक आसान वर्ड्स में अगर समझा दूं कि एक टी शर्ट या एक जो गारमेंट है जो कि बांग्लादेश बना रहा है या इंडिया बना रहा है, कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पर बनाते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पैदावार लागत ज्यादा है। वो अगर वहां बिजली हमारे यहाँ महंगी है ना, और बिजली और गैस महंगी है, रॉ मटेरियल महंगा है, उसकी वजह से इस वक्त हम लोग रीजन में महंगे। तो लेकिन लेबर सस्ती है यहाँ पे शराज, लेबर सस्ती है कंपैरेटिवली, लेकिन लेबर अब सस्ती का फायदा नहीं है। अब हमें स्किल्ड लेबर की तरफ जाना है, हमें हुनरमंद लेबर चाहिए। तो उसके लिए अब टैफ्टा चेयरमैन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, मुख्तलिफ एसोसिएशंस की, कि हमें स्किल्ड लेबर की जो कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। हाँ, ये सवाल अभी भी बरकरार है कि स्किल्ड लेबर क्या वाकई मौजूद नहीं है
और क्या वाकई उसकी कमी है या सिर्फ ये अदादो शुमार है, सिर्फ वर्डिंग्स हैं? तो इसके ऊपर कमी ये तो बहस है होनी चाहिए। शराज, क्योंकि अगर हम ये कहें कि बिल्कुल नहीं है तो ये भी गलत है, नहीं, कमी क्योंकि है। आपकी कमी है। इंडस्ट्री चल तो रही है ना, तो बिलाशुबा, ये कमी स्किल्ड लेबर मौजूद है तो चल रही है। बिल्कुल। हाँ, कमी जरूर है, जितने ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल उस तरह से नहीं किया जा रहा, लेबर मौजूद है लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे? 2020 का साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा। बहुत सारे मामलात अगर देखे जाएं, बहुत सारे फैसले, तलख फैसले जो है उन्होंने करने थे और बहुत सारे उन फैसलों के ऊपर तनकीद का भी सामना उनको करना पड़ना था। अगर कंपैरेटिवली हमारे शहर की बात की जाए, यहाँ के एमपी एमएनएस कोविड के दिनों के अंदर कितनी आवाम की नुमाइंदगी करते नजर आए, और क्या इनके जो प्रोजेक्ट थे, जैसे सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट था, एहसास प्रोग्राम था, आवाम मुतमिन थी उससे? थैंक यू अनान। देखें, जो 2020 है वो सियासत के लिए मजमूई तौर पे कोई अच्छा साल नहीं रहा। इसमें नून लीग की सियासत भी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है। ओवरऑल भी अगर देखें तो काफ़ी जो कमज़ोर हुए हैं ये कोविड भी एक बड़ी वजह बना रहा है। लेकिन अमेरिका के बरक्स हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे जो भयानक सूरत हाल थी वो कोविड-19 की वजह से हुई। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है ये मजबूत हुई है। एक तो हमें आर्डर्स मिले हैं जो बांग्लादेश और इंडिया से उधर इनकार हुआ, इधर आ गए। इसके अलावा जो इंडस्ट्री चलती रही है, फिर जो यहाँ पर तमाम जितनी भी बैड गवर्नेंस थी वो एक आड़ आ गई हमारे पास कि यहाँ पर कोविड-19 आ गया, वरना फलां हो जाता। इसके अलावा जो सियासतदान मूवमेंट चलाना चाहते थे वो भी उस लेवल पे नहीं चला सके। बहरहाल उसके रिलीफ भी मिले, फिर हमें जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल करने का मौका मिला। तो ये काफ़ी जो रिलीफ है वो कोविड-19 की सूरत में जो इमरान गवर्नमेंट को मिला है। लेकिन ये कितना लंबा चलेगा? ये 2020 तो चल गया जिसमें कई चैलेंज का सामना रहा। पीडीएम में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें तमाम जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ थी जो कि बहुत पुरानी पार्टीज़ हैं, 1980 से वो सियासत में हैं और बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, वो तमाम लोग मिलके एक तहरीक शुरू करती है आज इसको जो यहाँ पर 2020 बनाया गया। लेकिन एक्चुअली वो टेस्ट सीरीज़ है जो कि इमरान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, जो चाहते हैं कि वोट को इज़्ज़त मिले या जो तमाम फैसले पार्लियामेंट में हों। तो ये मजबूरी तौर पे ये एक कुछ अच्छी चीज़ें भी रहीं 2020 में, कुछ बुरी चीज़ें भी रहीं। ओवरऑल मुल्क के लिए जैसे एक्सपोर्ट शराज साहब बता रहे थे कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है, उतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो पिछले बरस से कर रहे हैं, हम कोई 8-10 बरस पहले का नहीं कर रहे। अब जरदारी जब गए हैं तो वो 25-26 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट छोड़ के गए हैं 2013 में। हम उधर तक नहीं पहुंच पा रहे, इतने बरस गुजर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर कई रिलीफ दिए और जो नून लीग की गवर्नमेंट हमेशा से ही ये डिमांड भी करती आई है और अपने आप को मनवाती आई है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट की, ताजरों की गवर्नमेंट है। लेकिन तब भी जो हम एक्सपोर्ट है वो 25-26 अरब डॉलर तक नहीं ले जा सके। दूसरा नान, अगर लोकली देखा जाए तो लोकली जो फैसलाबाद है वो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ है। पीएमएलएन के दौर में तनकीद का सामना रहा है कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान और आबद शेर अली दो ग्रुप्स हैं, वो किसी के नहीं चलने देते। लेकिन उसका ये फ़ायदा था कि वो दो ग्रुप्स की वजह से फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। राना सनाउल्लाह रेस लगी रहती थी। एग्जैक्टली, राना सनाउल्लाह खान ने शहर को ओन किया है, वो डेवलपमेंट करवाई है। 2018 के बाद हम देखते हैं कि कोई भी बंदा शहर को ओन नहीं कर रहा। स्पेशल अगर सिटी एरिया की बात की जाए तो जैसे वो एक होता था कि यहाँ पर ये एक घराना बना हुआ है, यहाँ पर तमाम काम हो जाएंगे, एमपीएमएलए इकट्ठे होते थे और वहीं से डिसीजन हो जाता था कि ये करेंगे, अंडरपास बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, ये एक्सप्रेस वे बनेगी, जो भी बनेगा। मधुबाद सामने कई हर डिपार्टमेंट में जो बहुत डेवलपमेंट हुई, लोकल बॉडीज़ आई, इन्होंने लोकल बॉडीज़ भी देखे ख़त्म कर दी। अगर कोई थोड़ा बहुत काम हो रहा था पैच वर्क का या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का या ट्रैफिक सिग्नल्स का, वो भी अब ख़त्म हो गया, वो भी इनके पास नहीं रहा। इसी तरह से जो छोटी मोटी डेवलपमेंट थी, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के पैसे थे, वो भी इवन वापस चले गए। और मैं ये बताऊं कि थोड़े बहुत पैसे जो किसानों को मुख्तलिफ सब्सिडी देते थे कि फलां फसल लगाए फलां ना लगाए, वो भी वापस इन्होंने मंगवा लिए, वो भी नहीं लग सके। कोई भी जो हेड बैठा हुआ है वो पैसे लगाने से कतराता है। बिल्कुल कतराता है, लेकिन अल्टीमेटली आवाम को तो जो है वो काम चाहिए होता है, उसे इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि क्या मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है अदारों को। उन्होंने वोट दिया होता है तो उनका मकसद ये होता है कि उनके मसाइल को हल किया जाए। जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। सर, 2020 में कौन सी अहम शख्सियात थी जो हमारा साथ छोड़ गई? हनान साथ जो छोड़ गई उनका तो जिक्र मैं करूंगा, मुझे शहर के बारे में थोड़ा सा बोलने दें। जी जी जरूर। क्योंकि पीटीआई ने बहुत नज़रअंदाज किया हमारे शहर को, इसका बड़ा दुख है। जितना दुख वो बिछड़ जाने वालों का है,
पीर फजल रसूल हैदर रिजवी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, साहबजादा हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब के साहबजादे थे। बहुत बड़ा दुख है। और इसके अलावा हमारे ये एक खातून यहाँ की बहुत नफीस खातून थी, मुनज़्ज़ा सलीम साहबा, मेजर इसहाक की बहू थी, मेजर सलीम साहब की अहलिया थी। बड़ी अच्छी नसर लिखी उन्होंने, वो बिछड़ गई। कुछ और भी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें जो हमें दुख है, जैसे ये बिछड़ जाने वालों का दुख है, इसी तरह पीटीआई की अरकान असेंबली जो हैं और एमएनएज हों या एमपीएज, इनके बिछड़ जाने का दुख है। ये अवाम से बिछड़ गए हैं और बुरी तरह बिछड़ गए हैं। कम्युनिकेशन गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप है। ये किसी इशू पर बात करने से डरते हैं, बात नहीं करते, हाथ नहीं आते, कतराते हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। उसकी वजह है फैसलाबाद शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पानी जो है वासा 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, 80 करोड़ रुपए बिल अदा ना करने की वजह से कनेक्शन 8 कनेक्शन कट चुके हैं। उसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में पीने का पानी मुयसर नहीं, सीवरेज के मसाइल अलग से गणे। हमारे शहर की स्ट्रीट लाइट्स का बुरा हाल है, पार्किंग के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं। कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। कश्मीर पुल कई साल से बन रहा, बनता ही जा रहा है। उसकी अगर उन्होंने अंडरपास खोल दिया है तो, लेकिन स्लिप रोड्स बनने वाली हैं, आप वहाँ से गुजरना आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। आज भी वहाँ ट्रैफिक जैम होता है। बिजली, पानी, गैस की आए रोज़ कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। बेरोज़गारी का सैलाब है। ये झूठ बोलते हैं कि लेबर की कमी का सामना, मैं चैलेंज करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई लेबर की कमी का सामना नहीं। जो स्किल्ड लेबर है वो दहाइयों पुराना इशू है। उसके लिए ना पिछली गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना इस गवर्नमेंट ने किया। तो खुद सनतकारों ने क्या किया स्किल्ड लेबर के लिए? और इनको चाहिए था ना, इंस्टीट्यूट बनवाते, खुद बनाते कुछ, जिस चीज़ की इनको ज़रूरत है कि इस तरह की लेबर हमें चाहिए, तो ये खुद जानते हैं। तो इस लेबर की कमी को, स्किल्ड लेबर की के लिए इनका खुद क्या कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर आए, इन्होंने कहा जी कि सनतकारों ने मुतालबा किया कि जी सोशल सिक्योरिटी वाले और ईओबीआई वाले ये हमारी फैक्ट्रियों में ना आए, ये छापे मारते हैं, हमें तंग करते हैं। अगर आप सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई की टीमों के दाखिले बंद करने हैं फैक्ट्रियों में, तो आप मजदूरों का इस्तेसाल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात मान ली। मैं हैरान हूं कि पीटीआई के क्रेडिट पे है क्या पिछले 2-2.5 साल में। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और यही सनतकार जो फैसलाबाद के हैं, बातें तो बहुत कर लेते हैं, ये बताएं कि कितनी लेबर उजरत कितनी बढ़ाई है लोगों की। मजदूर की उजरत फिर वही की वही है। क्या फ़ायदा उनको आपकी फैक्ट्रियाँ चलने का? होता ना, अच्छा बड़े बड़े जो अदारे हैं बड़ा प्राइड फील करते हैं और हमें रिफंड्स मिलें, फलां मिले, टैक्स की रिबेट मिले, इस पर और सहूलतें मिलें। ये क्या इन्होंने किसी तालीमी अदारे बनाए अपनी लेबर के लिए? क्या इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई? माजी का सनतकार तो कॉलोनियाँ भी बनाता था, हाउसिंग कॉलोनी बनाता था अपने वर्कर्स के रहने के लिए। आपने कोहिनूर मिल जो थी, उसके फ्लैट्स इसी थे। तालीमी लालपुर काटन की कॉलोनी भी थी, स्कूल भी था। आज का सनतकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं किसी की। जीरो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सिटी, टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इवन टुवर्ड्स इंस्टीट्यूटिंग और एस्टेब्लिशिंग देयर इंस्टीट्यूशंस फॉर स्किल्ड लेबर, वो भी नहीं इन्होंने बनाए। तो ये बहुत बड़ा गिला है हमें अपने सनतकारों से कि जैसे गवर्नमेंट इनको सहूलतें अब इनके बकौल वो दे रही है, लेकिन वो सहूलतें आवाम तक नहीं पहुंच रही, वो सहूलतें लेबर तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये तकलीफ दे बात है। बिल्कुल। शराज, आप क्या कहेंगे, ये जो स्किल्ड लेबर का मसला है ये कैसे हल होगा? क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इनको? बहुत सारे अदारे हैं, इन्होंने अंदर अपने इदारे बनाए भी हैं जहाँ पे वो स्किल्ड लेबर बनाते हैं, उनको सिखाते हैं बहुत कुछ, फिर अपने ही इदारे के अंदर काम भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत बड़ा गैप है। लोगों को उस तरह से नहीं सिखाया जा रहा है या लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा कि वो यहाँ पे आके सीखें। इसको, गैप को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखें, जो मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, पोर्ट पे भी बहुत बड़े लेवल पे मशीनरी पड़ी है जो कि सनतकारों ने इंपोर्ट की है। डाई हाउसेज लग रहे हैं, नई यूनिट्स लगाए जा रहे हैं फेडमेक के अंदर, इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर। और वहाँ पर जो मशीन ऑपरेटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई में अभी इस वक्त जो एट द मोमेंट लेबर मौजूद है उसको समझ नहीं आ रहा। अभी हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर जो बैन अवी सतह पर स्किल्ड है वो चाहिए, तो वो नहीं डेवलप हो पा रही। कैटेगराइज किया है कभी किसी ने
कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी मशीन पे कितनी लेबर की जरूरत है, इतने बंदों को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो इतने बंदे जो हैं इस मशीन पे खड़े हो सकते हैं। कैटेगराइज किसी तरह से किया गया है? देखिए, ये कैटेगराइज करना चाहिए था जब आप मशीनरी इंपोर्ट करने का इरादा कर रहे थे। अब मंगवाने के बाद जब मशीनरी आपकी पोर्ट पे पड़ी है या आपके यूनिट पे पड़ी है, आप तब सोच रहे हैं अब इसको तो चलाने के लिए मेरे पास लेबर नहीं है। ये चीजें एसोसिएशंस बैठ के मिलके सोचती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मिल के इसका एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था जहां पे आपको ऑलरेडी पहले लेबर ट्रेन करनी चाहिए थी, बाद में मशीनरी मंगवानी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब आज के शो में आने के लिए। शराज भट्ट आपका बहुत शुक्रिया और रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। डोगर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट में भी हमारे साथ रहें और थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो मजीद हम सर के साथ करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जहांगीर अशरफ ने, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और उनके साथ साथ तैयब मकबूल ने भी हमें ज्वाइन किया है। महकमा जो हमारा तालीम है उसका क्या किरदार रहा कोविड के डेज में, और इसके साथ साथ क्राइम की रेशियो इस साल में कितनी बढ़ी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले जहांगीर की तरफ चलेंगे। जहांगीर, क्या कहेंगे आप, महकमा तालीम की अगर बात की जाए, बहुत सारे मुलाजमीन जो है इनके इस्तेमाल किए गए कोविड के दिनों में बहुत सारे फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए, और सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान भी काफ़ी फ्रंट फुट पे खेले आके इंतज़ामिया के शाना बशाना नजर आए। 2020 के हवाले से क्या कहेंगे और तालीमी सरगर्मियाँ कितनी मुतासर हुई इस साल में? अच्छा हनान, महकमा तालीम ने 2020 में तालीम से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 6 माह पहले फेज़ में बंद रहे तालीमी अदारे, 2 माह हो गए अब दूसरे फेज़ में तालीमी अदारों को बंद, यानी कि मजमूई तौर पर 8 माह से ज़ायद हमारे तालीमी अदारे फैसलाबाद समेत मुल्क भर में बंद रहे हैं और तालीम जो है वो शदीद मुतासर हुई है। मेरा ख्याल है कि शायद किसी भी और सेगमेंट से ज़्यादा एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि हमारे बच्चे इतने इक्विप नहीं थे कि इन्होंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाएं। तालीमगर टीवी लॉन्च किया गया, लेकिन उसके जो बेनिफिट थे वो सही ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर बच्चे को एंड्रॉयड दें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी दें। लाइव क्लासरूम तो पॉसिबल ही नहीं है तमाम बच्चों के लिए। उसके अलावा रिकॉर्डेड मटेरियल की अगर बात करें तो अगर किसी घर में 4-6 बच्चे हैं तो अगर उसके घर में एक एंड्रॉयड है या एक भी नहीं है तो किस तरह से पॉसिबल है कि अपने बच्चों को वो स्टडी से इन टच रखेगा। बिलखसूस तालीम में जो हमारे 365 दिनों में से 2020 में से 100 दिन भी बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिला क्लासेस के हवाले से। और दूसरी तरफ हाई और हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने पाबंदियां कोई 2020 में ऐसी अनाउंस कर दी कि अब 2021 से आगे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नौकरियों के साथ साथ तालीम से जुड़ा रहना चाहते थे, प्राइवेट एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, उनके लिए रास्ता रोक दिया गया है। 2 साल मास्टर डिग्री प्रोग्राम अब 2020 के बाद इसका इनटेक नहीं होगा। जो लास्ट एडमिशन है मास्टर डिग्री प्रोग्राम का वो 2020 में रह जाएगा। 2021 से 2 साल मास्टर डिग्री प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। बीए जो था वो 2018 से 20 का आखिरी सेशन वो भी खत्म हो चुका। अब सिर्फ रेगुलर स्टडी होगी, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम होगा हायर क्वालिफिकेशन के हवाले से। और स्कूल्स का ये सूरत हाल रही कि बच्चों को बगैर इम्तिहान के अगली क्लास में प्रमोट किया गया और अब स्मार्ट सिलेबस तो दे दिया गया है, लेकिन अब चूंकि इतनी ज़्यादा स्कूलों की बंदिश रही, बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे अभी एक तो उनकी डेट फाइनल नहीं हो सकी। अभी कहा जा रहा है कि मई या जून में एक्सपेक्टेड है, जबकि तालीमी बोर्ड्स की तरफ से जो डेट दी गई थी वो अब मार्च में दी गई थी एग्ज़ाम लेने की। लेकिन चूंकि अभी एक्सटेंड होने की बातें हो रही कि शायद 11 जनवरी को स्कूल ना खुलें और मजीद डेट एक्सटेंड कर दी जाए तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना की शक्ल तब्दील हो रही है, ज़्यादा सीवियर हो रहा है और रिकमेंडेशन आई है कि मजीद 2 माह तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएँ। तो इस हवाले से अभी तक जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं बगैर एग्ज़ाम के, अब उनको आगे कोई क्लियर नहीं है कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे और क्लासेस उनकी हो नहीं रही और स्मार्ट सिलेबस के बावजूद भी वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। इस हवाले से बहुत ही जो मायूसकुन साल रहा है 2020 तालीम के हवाले से, क्योंकि बगैर इम्तिहान बच्चों को जो पास किया गया है उसके असरात कई साल तक उनके माइंड में रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तैयब मकबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे तैयब, जब कोविड आया, कोविड के डेज के अंदर लॉकडाउन लगा तो यूं महसूस होता था जैसे जराइम एग्जिस्ट ही नहीं करता फैसलाबाद के अंदर, कोई चोरी डकैती नहीं और कोई भी इस तरह की वारदात नहीं।
लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, शायद भूख और अफलास की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इन जराइम की तरफ राग़ब हुए और एकदम बूम आया शहर के अंदर। बहुत सारी चोरियां भी होना शुरू हो गई, डकैतियों की वारदातें भी बढ़ गई और कत्ल की और राजधानी की वारदातें भी बढ़ गई। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि 2020 का 2019 के साथ मुआजना किया जाए तो कितनी जराइम की शरह बढ़ी है या कम हुई है? इस हवाले से बताएं। शुक्रिया हनान। हनान, ये जो बात आपने की है कि कोविड में लग रहा था जैसे क्राइम एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद एक बूम आया, एक बूस्ट हुआ क्राइम, यही वो जवाब पेश करते हैं पुलिस अफसरान के जराइम बढ़ने की वजह यही है। अच्छा, अब देखें, पहले 4-5 माह जो कोविड के थे वो क्राइम बिल्कुल रिड्यूस हो गया था, 20% नीचे यानी 80% नीचे आ गया था उस वक्त जो हालात थे। उसके बाद ये वाकई बूस्टअप हुआ। इस वक्त जो पूरे साल का हम अगर तकाबली जायज़ा लें तो फैसलाबाद में 2019 की निस्बत 20 में तकरीबन 8000 मुकदमा ज़्यादा दर्ज हुए हैं, जिनमें डकैती भी है, जिनमें चोरी भी, राहजनी भी है। कोई ओवरऑल कारकर्दगी पुलिस की कोई बहुत अच्छी नहीं रही। चोरी की वारदातें इतनी बढ़ी हैं कि पिछले साल तकरीबन 800-900 मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, लेकिन इस वक्त आज का डेट तक हम देखा जाए 1700 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। इसी तरह डकैती की वारदातें बढ़ी हैं, बत्ताखोरी बढ़ी है। पिछले साल उसकी 17 वारदात रिपोर्ट हुई थी, बत्ताखोरी हुई थी, इस बार 27 है। अच्छा, एक काम जो पुलिस ने इस बार किया है उसमें यह है कि एग्रेशन दिखाया है, एग्रेसिव पॉलिसी रही है इनकी जराइम पेशा नसर के खिलाफ। यही वजह है कि फैसलाबाद की तारीख में आज तक इतने पुलिस मुकाबले एनकाउंटर नहीं हुए जितने इस साल हुए हैं। 85 एनकाउंटर्स हुए हैं, लास्ट ईयर 25 एनकाउंटर्स हुए थे। इनमें 36 लोग उन्होंने मारे भी हैं, मरे भी हैं, सारा कुछ है। उसके बावजूद जराइम बढ़ा है। आप ये देखें कि राहजनी की वारदात बहुत बड़ी है। जो अगर रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो रोज़ाना फैसलाबाद में 4.5 मिलियन की एवरेज वारदात हुई है इस साल। हर माह 12.5 करोड़ के लगभग वारदात हुई है। इस वक्त तक आज तक फैसलाबाद में 1 अरब 49 करोड़ मालियत की वारदात हो चुकी हैं, जिसमें जेवरात हैं। अच्छा, इस बार एक और भी काम हुआ है कि 6 वारदातें पूरा साल में ऐसी हुई हैं जिसमें डाकुओं ने डकैती के दौरान घर की खवातीन को रेप का निशाना बनाया। अभी 4 दिन पहले भी एक वारदात हुई है जिसमें 10 डाकू मुलव्वस थे, उनका अभी तक पता नहीं लग सका। उन्होंने खातून को रेप का निशाना भी बनाया और 15 लाख के लगभग वहाँ से माल लूट के फरार हो गए हैं। तो पुलिस की जानब से एक अफसरान ने जो इनिशिएटिव इस बार लिया है वो पहले नहीं लिया गया, वो ये था कि लॉजिस्टिक के मामले में बड़ा इन्होंने काम किया है। 50 नई गाड़ियाँ फैसलाबाद पुलिस को मिली हैं। पूरे पंजाब के लिए 500 गाड़ियाँ एलोकेट की गई थी, मुख्तस की गई थी, जिनमें से सिर्फ 10% फैसलाबाद को मिली हैं, 50 मिली हैं, वो डिलीवर हो चुकी हैं, ऑन रोड भी हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ वेलफेयर के लिए एक बड़ा अच्छा मनसूबा सीपी फैसलाबाद की जानब से उसकी प्रपोजल भिजवाई गई है। आईजी साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है उस मनसूबे में। थाना सरगोदा रोड के बिल्कुल साथ पुलिस की एक 34 कनाल जगह मौजूद है, वहाँ पे 3 मंजिला कमर्शियल मार्केट बनाई जा रही है। उसका मनसूबा इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि अब करीब बिलालगंज मार्केट है, उनको जो ताजर की तंजीमें हैं वहाँ की, उनसे उनकी डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा कि आप जब ये अप्रूवल आ जाए तो वो एडवांस जो पगड़ी जिसे हम कहते हैं वो हमसे ले ली जाए, उसकी रकम से इसको तामीर करें, उसके बाद रेंट आउट कर दी जाए। वो जो रेंट है वो उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो क्राइम दीगर स्ट्रीट क्राइम जो है ना, उसमें कमी नहीं आई। सोशल क्राइम कुछ कम हुआ है, कुछ जिस तरह लेन देन के मामलात हैं वो पुलिस ने ना, चूँकि अमन कमेटियाँ बनी थी, मसालती कमेटियाँ बनी हुई थी थानों के एंड पे, उन्होंने कोशिश की है कि ये मामलात थाने में बैठ के इनका जो फौजदारी कार्रवाई के बगैर, क्रिमिनल जो कार्रवाई है उसके बगैर इनकी सुलह करवा दी जाए। मोस्टली वो सुलह हो गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इन सवालों की नज़र में अगर जवाब जो आपने दिए हैं और जो क्राइम की सूरत रही है, इस हवाले से डोगर साहब से मैं लाजमी पूछना चाहूँगा, लेकिन डोगर साहब इस हवाले से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप इसे स्टार्ट करूँगा तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्राइम की सूरत हाल के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, ये जो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है हमारा शहर के, डकैती के साथ साथ जो है वो रेप का निशाना भी बनाया जाता है, और चोरी करने अगर कोई शख्स घर आता है या ग्रुप पूरा आता है तो रेप का निशाना भी बनाया जाता है। मैं कहता हूँ इस हवाले से पुलिस का किरदार और इसके साथ साथ फिर जिस अंजाम तक उन लोगों को पहुँचाया जाता है, जिस बेदर्दी के साथ उनको मौत मिलती है, उस हवाले से भी लाजमी बताएं। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। ये जो अभी तैयब साहब बता रहे थे कि डकैती के दौरान रेप करना, लाहौर में एक करैक्टर था, काफ़ी 2 दहाइयाँ पहले की बात, जब हम लाहौर में थे,
जर्नलिज्म करते थे, तो वहाँ एक मज़र तिब्बी एक करेक्टर था, उसने बहुत वारदातें की, जिसमें वो डकैती के दौरान रेप करता था और वालिदैन के सामने करता था। बहुत ही ख़तरनाक डेस्परेट किस्म का मुजरम था वो। लाहौर पुलिस को उसके हाथ नहीं वो आ रहे थे। बिल आखिर फिर वो मरा, बहुत बुरी मौत मरा, और शहरियों ने खुशी का इजहार किया था। अगरचे मुजरम जो एकदम फिर वो आता पुलिस मुकाबलों के ख़िलाफ़ भी हम बोलते हैं कि जी बहुत ही देखें उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाएँ और एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो एक उसकी बनती है उसके ज़रिए सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जब इतना ख़तरनाक मुलज़म उसके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं देता, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये उन मुजरमों को, उन लोगों को जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ होना बहुत बुरा है। जब भी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं ना, तो फिर पुलिस मुकाबला ही करती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि उधेड़ी जाती है फिर बहुत कुछ उनके साथ इतना बुरा, फिर वो तौबा और माफिया मांगते हैं, फिर वो पुलिस छोड़ती नहीं। और ये जो खौफनाक ट्रेंड आया है रेप ड्यूरिंग डकैती, ये इसकी मैं कहता हूँ कि जिस हद तक इनको चाहिए, सीपीओ साहब जो हैं सोहेल चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं। वैसे तो हर जुर्म बुरा है, लेकिन ये जो डकैती और उसके दौरान रेप करना, ये तो जस्ट अनएक्सेप्टेबल। ये तो इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा सर, बहुत सारे वालिदैन तो ऐसे भी होते हैं ना जो बताते ही नहीं है कि हुआ क्या, मतलब डकैती लिखवा देते हैं, ऐसा नहीं। अब इसमें पुलिस को थोड़ा सा उनके साथ ताउन करने की जरूरत है। अगर वो नहीं लिखवा रहे लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछ लेते, फिर उस हिसाब से उन मुजरमों के साथ निपटा जाए, कुछ इस तरह के मामला भी होने चाहिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी पुलिस के पास वसाइल की बड़ी शदीद कमी। अब पुलिस नहीं मानेगी। पुलिस का प्रॉब्लम ये है कि जब वो मसाइल की बात करते हैं तो उन पर सियासी दबाव आ जाता है कि जी आप मसाइल का रोना क्यों रो रहे हैं, आप वसाइल की क्यों बात कर रहे हैं, अब जब होंगे आपको देंगे। तो ये हम कर सकते हैं बात कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। उनसे ज़्यादा जदीद गाड़ियाँ दहशत गर्दों के पास होती हैं, जो समाज दुश्मन नासर जिन्हें कहते हैं उनके पास होती हैं, क्रिमिनल्स के पास। उनसे ज़्यादा जदीद असला जो क्रिमिनल्स के पास है, उनसे ज़्यादा वसाइल लिंक्स उनके पास हैं। ये पुलिस को आप, अच्छा ये क्यों नहीं होते वसाइल, ये फिर वही आ जाएगा। क्या फैसलाबाद शहर की जो नफरी है पुलिस की, फैसलाबाद की आबादी के तनासब से ठीक है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसका कोई अशर रशीद भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है शहरियों की हिफाजत के लिए भी पैसे नहीं दे रही, उनको जदीद गाड़ियाँ नहीं दे रही, जदीद असला नहीं दे रही। जो यूनियन काउंसिल लेवल तक इनका जो एक नेटवर्क होना चाहिए सर्वेलेंस का, और जो इनकी जासूसी का निज़ाम और इनके डाटा जिस तरह का होना चाहिए, और सेफ सिटी के जो तकाजे होते हैं उस तरह जितने कैमरे लगने चाहिए, कुछ भी नहीं इनके पास। तो क्या लड़ेंगे क्या क्राइम के खिलाफ? क्राइम फाइटिंग उसके बगैर हो ही नहीं सकती। तो ये जो लगे हुए हैं बेचारे अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सकती है। बेसिकली ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको वसाइल फराहम करे, इतने जदीद वसाइल और इतने सफिशेंट वसाइल फराहम किए जाएँ कि जिसमें आके वो शहरियों की हिफाजत करने के काबिल हो सकें। यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि पुलिस खुद क्रिमिनल होती है। इनके बहुत सारे, अभी तैयब साहब की खबरें पढ़ के पुरानी देख लें सुन के, तो आपको पता चलेगा कि कितने फैसलाबाद पुलिस में कितने जुर्म पेशा अनासर खुद पुलिस के अंदर मौजूद थे, जिनको खैर ये सीपीओ का क्रेडिट है कि उन्होंने कुछ सजाएं भी दिलवाई। तो खैर मैं समझता हूँ कि ये 2020 जो गुजरा है क्राइम के हवाले से और पुलिस के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से बहुत बुरा साल है, और जुराइम भी बड़े हैं, लोगों की महरूमियाँ भी बड़ी हैं, और कोई खुशखबरी कोई नहीं। अच्छा सर, ये तो हो गया सब कुछ, लेकिन आप टीम सिटी 41 के लिए लास्ट पे क्या कहेंगे? 2020 में जितनी भी मुश्किलात थी, बड़ा डट के सामना किया उन्होंने, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी हनान साहब, आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे बड़ी बात होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उसकी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, सस्टेनेबल हो। इस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो जुर्म किया वो ये किया, और सारे मीडिया हाउसेस के साथ, और हम भी उसी तरह मुतासर हुए, कि इन्होंने एड्स बंद कर दिए। ओके, कर लें, कोई बात नहीं। इन्होंने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का भट्टा बिठा दिया। उसके नतीजे में जितनी एडवर्टीजमेंट मिलती थी चैनल्स को, जितने कारोबार चलेंगे उतना ही मीडिया को एड्स मिलेंगे। तो मीडिया इंडस्ट्री भी उसी पे बेस कर रही होती है। तो गवर्नमेंट के एड्स ना मिलने का कोई गिला नहीं, इंडस्ट्री के बैठ जाने का गिला, मईशत के बैठ जाने का गिला है कि उसकी वजह से 10,000 के करीब सहाफ़ी जो हैं और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ वाबस्ता लोग हैं वो फारग हुए,
और कई इदारे बंद हो गए, चैनल्स बंद हो गए, अखबारात बंद हो गए, हेरल्ड जैसा न्यूज़ मैगजीन बंद हो गया। बहुत बुरा साल सहाफ़ियों के लिए। लेकिन सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है, मैं समझता हूँ हमारा क्रेडिट है, और ये हमारे सीईओ मोहसिन नकवी साहब को भी खास तौर पे, क्योंकि सारी अल्टीमेटली सारा हौसला तो उन्हीं का है ना कि सबको बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और अपना रोल निभा रहे हैं। और सिटी 41 और इसके बाकी चैनल शहरियों की खिदमत के लिए ना सिर्फ पहले की तरह सरगर्म है, इस बुरे तरीन साल में भी उसी तरह कोई कमी, कोई कोताही नहीं आने दी और शहरियों की शाना बिशाना खड़े और ना इंशाल्लाह हम आने देंगे सर। और आने वाले नए साल के साथ, नए जज्बे के साथ हम आवाम के अंदर मौजूद होंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि 2020 में जितनी महरूमियों से का हमें सामना करना पड़ा, हमारी आवाम को सामना करना पड़ा, जिन बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के लोग हों, वो तमाम तर महरूमियाँ और मसाइल दूर हों। नया साल